रात को मेरे ससुर जी के कमरे से चीखों की आवाज़ आती थी, जबकि मेरी सास कब की मर चुकी थी। ससुर जी का राज जानने के लिए एक रात मैं उनके कमरे में छुप गई। फिर ससुर जी ने जो किया उसको देखकर तो जब मैंने पहली बार दिल दहलाने वाली चीखों की आवाज़ सुनी तो मैं पूरी तरह से घबरा गई थी। मैं गहरी नींद से हड़बड़ा कर उठ बैठी और चीखने चिल्लाने की आवाज़ें पूरे घर में गूंज रही थी। उस समय चारों ओर सन्नाटा था और रात का समय था। मेरे कमरे में अंधेरा बहुत था। मैंने जल्दी से अपने कमरे की लाइटें चालू कर दी और देखा तो रात के 1 बज रहे थे और चीख पुकार की आवाज़ ज़ोर ज़ोर से आ रही थी। मैं हैरान थी कि मेरी बगल में लेटे मेरे पति मोहित, जो कि अभी गहरी नींद में सोए हुए थे, इतनी शोर में उन्हें नींद कैसे आ सकती थी। कल ही तो मैं मोहित की दुल्हन बनकर इस घर में आई थी। मेरी शादी बड़ी धूमधाम से हुई थी। मैं बहुत अमीर खानदान की बहू बनी थी। मैं भी एक अमीर खानदान से थी। मेरे ससुर जी बहुत देखरेख वाले इंसान थे। उनके व्यवहार को मैं अच्छी तरह से जानती थी। हमने एक दूसरे को शादी के लिए खुद ही पसंद किया था और वहीं से हमारी फ़ोन पर बातें होना शुरू हो गई थी। हम दोनों ही अमीर ख़ानदान से थे, इसलिए किसी को भी रिश्ते पर ऐतराज़ नहीं हुआ। मेरी शादी की पहली रात थी। उसी रात मैंने घर में किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनी थी। एक लड़की की आवाज़ थी, जैसे वह अपनी मदद के लिए किसी को पुकार रही हो। पहले तो मैंने सोचा कि कमरे के बाहर जाकर देखूं कि आवाज़ें किसकी है, कौन है जो इस वक्त इस तेज़ आवाज़ से चिल्ला रही है। लेकिन मैं एक दिन की दुल्हन थी, तो ऐसे ही कमरे से बाहर जाना मुझे सही नहीं लगा। काफ़ी देर तक आवाज़ें आती रही। उसके बाद आवाज़ें आनी बंद हो गई। मुझे मोहित को नींद आई देख हैरानी हुई कि वह इतने शोर में कैसे सो सकता है। अब मैं भी दोबारा से लेट गई और मेरी आंखों से नींद कोसों दूर जा चुकी थी। मेरा दिमाग बार बार उस चिल्लाने वाली लड़की की तरफ जा रहा था कि कौन थी वह लड़की और वह ऐसे क्यों चिल्ला रही थी। फिर मुझे कुछ डर सा महसूस होने लगा था, क्योंकि जहाँ यह घर बना हुआ था वहाँ आसपास केवल जंगल ही जंगल था और शहर यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता था। और शहर में भी हमारा बहुत खूबसूरत घर बना हुआ था। मुझे तो इस घर में आते ही खुद पर घमंड आ गया था। मगर आज की रात मैंने जो चीखें सुनी, मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। ना जाने कब सोचते सोचते मैं फिर से नींद की बातों में खो चुकी थी। मेरे पति मोहित मुझे देखकर हंस रहे थे। बोले, यह शहर का घर नहीं है जो आराम से चादर तान कर सो जाओगी। मैंने आंखें खोलकर देखी तो सुबह हो चुकी थी। मोहित भी उठकर नहा लिए थे। मुझसे कहने लगे कि तुम्हारा सामान ड्रेसिंग रूम में पड़ा है और वही तुम्हें पहनना है। वह मुझसे कहकर कमरे से बाहर चला गया। मैं बिस्तर से उठकर बैठ गई और फिर वही रात वाली बात सोचने लगी कि वो सब क्या था। और जब मैं नहाकर सोचा कि मोहित की ड्रेस पसंद की पहन लूं, तो उसकी पसंद इतनी भारी भरकम देखकर मेरी आंखें फटी रह गई। शादी के समय भी बहुत ही मुश्किल से उन कपड़ों को मैंने पहना था। मोहित कमरे से जा चुका था तो कुछ लड़कियां मुझसे पूछकर मेरे कमरे में आई और मुझे तैयार करने लगी। मैं तैयार होकर बाहर आई तो मेरे ससुर जी सामने कुर्सी पर बैठे थे। उन्होंने मुझे देखा और मुस्कुराने लगे। फिर मेरे पास आए और मुझ पर हजारों के नोटों की बारिश करके मेरा स्वागत किया। फिर मुझे बाहर ले गए, जहां गांव की औरतें मुझे देखने के लिए कब से मेरा इंतज़ार कर रही थी। ना जाने वह कब से बाहर बैठी थी। मेरी एक झलक देखने के लिए वहां पर वो बैठी हुई थी। मेरे ससुर जी कहने लगे कि यह हमारे घर की मालकिन है, मोहित की बीवी। सभी औरतें मुझसे नमस्ते करने लगी। मैं थोड़ी देर से ज़्यादा वहाँ नहीं रुक पाई थी।
जल्दी जल्दी में अंदर आ गई और अपने कमरे में एसी ऑन करके बैठ गई। पूरा दिन लगातार लोगों का आना जाना लगा रहा। मोहित से मेरी मुलाकात बस रात को हुई थी, वरना वह पूरा दिन बाहर ही रहे थे। गांव में बहुत ही रस्मों रिवाज होते हैं जो कि नए दुल्हा दुल्हन को करने होते हैं। यही मेरे साथ भी हुआ था। रात में थकान से चूर हो चुकी थी, इसलिए जल्दी मुझे नींद आ गई। तो मोहित ने मुझे उठा लिया और मुझसे कहने लगा कि गांव के माहौल से तुम परेशान हो गई हो। वह मेरी तरफ प्यार से देखने लगा। फिर मैंने आंखें खोली और थोड़ा सा मुस्कुरा दी। मैंने कहा, मोहित, बस जल्दी से शहर वाले घर में जाने का सोचो। मुझे ऐसे माहौल की आदत नहीं है। मेरी बात पर ना जाने क्यों मोहित की मुस्कुराहट गायब हो गई और कहने लगा, अभी तो ऐसा मुमकिन नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा। मैं नींद में होते हुए भी पूरी आंखें खोल खोल कर उसे घूरने लगी। मोहित, मैं गांव में 4-5 दिन से ज़्यादा नहीं रह सकती। यह बात तुम अच्छी तरह से जानते हो। मुझे घुटन होती है यहाँ के पहनावे से, यहाँ के रहन सहन से, इस घर के माहौल से। मेरी बात सुनकर मोहित कुछ सोचने लगा और अपने में ही खो गया। मुझे भी नींद आ रही थी तो मैं भी सो गई और रात को फिर से मेरी आंख चीखने की आवाज़ें सुनकर खुली थी। वही एक लड़की की चीख पुकार, अपने बचाव के लिए मदद मांगती हुई मैं तुरंत उठकर बैठ गई और मोहित को भी जगा दिया। मैंने कहा, मोहित, किसी की चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। मेरी बात पर मोहित ने नज़रें चुराई और कहने लगा, कैसी आवाज़ है? मुझे तो यहाँ कोई आवाज़ नहीं आ रही। मैं उसकी यह बात सुनकर हैरान रह गई थी। ये कैसे मुमकिन था? मुझे तो लड़की के चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी, लेकिन मोहित को नहीं आ रही थी। मैंने हैरत से मोहित की तरफ देखा और कहा कि लड़की की आवाज़ है, तुम्हें सुनाई नहीं दे रही है? वह कहने लगा, नहीं, मुझे कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। मुझे नींद आ रही है, परेशान मत करो। यह कहकर वह फिर से सो गया और मेरा डर के मारे बुरा हाल था। क्या यह आवाज़ें सिर्फ मुझे ही सुनाई दे रही थी? इसका मतलब कोई भूत प्रेत? यह सोचकर मैं डर से कांपने लगी थी। अब तो मुझे इस घर में एक पल भी नहीं रुकना था। मुझे तो भूतों से बहुत डर लगता था कि मैंने मोहित से शहर जाने की जिद शुरू कर दी। मैंने कहा, मुझे वापस शहर जाना है। मुझे डर महसूस हो रहा है। मुझे 2 दिन से यहाँ किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दे रही है, जैसे कोई लड़की मदद के लिए पुकार कर रही हो। मैं यहाँ नहीं रह सकती। तो मोहित मुझसे कहने लगा, वर्षों से इस घर में ऐसे ही हो रहा है। किसी किसी को ऐसी आवाज़ें सुनाई देती हैं जैसे कि तुम्हें दे रही हैं, लेकिन कभी भी हमें ये आवाज़ नुकसान नहीं पहुंचाती। मुझे मोहित की किसी भी बात से चैन नहीं मिल रहा था। मुझे बस शहर वाले घर जाने का इंतज़ार था। सुबह नाश्ते के वक्त मेरे ससुर जी ने मोहित से पूछा कि तुम शहर वापस कब जा रहे हो? यह सुनकर मोहित का चाय का कप हाथ में ही रह गया था, लेकिन मैं दिल ही दिल में खुश थी कि किसी को तो हमें गांव से शहर भेजने का ख्याल आया। मोहित ने कहा, पापा जी, जैसा आप कहो। मोहित ने बहुत ही मुश्किल से यह बात कही थी। वह अपने पापा जी से बहुत डरता था। कहने लगे, आज शाम तक तुम शहर जाने की तैयारी करो, वहाँ के काम देखो। मैं तो खुशी के मारे फूले नहीं समा रही थी। मैंने जल्दी से चाय ख़त्म की और कुर्सी पीछे खिसकाकर खड़ी हो गई। तो मेरे ससुर जी कहने लगे कि बहू, तुमने अच्छे से नाश्ता कर लो। मैंने कहा, मुझे अपनी और मोहित की पैकिंग करनी है, शाम तक जाना है तो टाइम लग जाएगा। मेरी बात सुनकर मेरे ससुर जी मोहित की तरफ घूर कर देखने लगे और कहने लगे,
तुमने बहू को यह नहीं बताया कि अभी यहीं गांव में ही रहेगी। यह बात मेरे दिल पर लग गई और मैं आश्चर्य से मोहित की तरफ देख रही थी। वह कहने लगा, मैं भूल गया था पापा जी। मेरे ससुर जी फिर मुझसे कहने लगे, बेटा तुम अब हमारी घर की इज्जत हो और हमारी घर की औरतें घर से बाहर कदम नहीं रखती। तुम यहीं रहोगी, शहर में केवल मोहित ही जाएगा। यह सुनकर मैं दंग रह गई थी। मोहित ने पहले यह बात मुझे क्यों नहीं बताई? उसने यही कहा था कि कुछ वक्त मुझे गांव में रहना पड़ेगा, फिर वह मुझे अपने साथ शहर ले जाएगा। मैं गुस्से की वजह से उठकर कमरे में चली गई और मुझे झूठ बोला गया था। कुछ देर बाद भी मोहित मेरे कमरे में आया और मैं रोने लगी। मैंने कहा, मुझे इस भूत बंगले में नहीं रहना। तुमने हमसे झूठ कहा था कि हम शहर में रहेंगे। तुम अपने पापा जी से जाकर बता दो। मेरी बात सुनकर वह मेरे पास आकर बैठकर बहुत ही प्यार से बोला, मैं तुम्हें अभी शहर नहीं ले जा सकता। बस तुम कुछ महीने यहाँ रह लो, वैसे ही रहो जैसे यहाँ की औरतें रहती हैं। फिर मैं तुम्हें मेरे साथ लेकर जाऊँगा। मैंने कहा, मैं तुम्हारे बिना यहाँ नहीं रहूँगी। रात के वक्त चीखों की आवाज़ से मेरा जीना हराम हो जाता है। मुझे डर लगता है। वह मुझसे कहने लगा, तुम चीखों पर ध्यान मत दो। वह जो भी है तुम्हें कुछ नहीं करेंगी, यह मैं तुमसे वादा कर सकता हूँ। तुम बस कमरा लॉक रखना और रात को बिल्कुल भी बाहर मत निकलना। मोहित की बातों ने तो मुझे और भी ज़्यादा डरा दिया था। मैंने कहा, मैं अकेली रात को इस कमरे में नहीं सो सकती मोहित। कुछ देर तक सोचता रहा, फिर कहने लगा कि ठीक है, मैं तुम्हारे पास घर की किसी नौकरानी को सुलाने का बोल दूंगा, लेकिन तुम बस कोशिश करना कि पापा जी को तुमसे कोई शिकायत ना हो। मैंने इस बात पर हाँ में सिर हिला दिया। मोहित शाम को शहर के लिए निकल चुका था और मैं अकेली रह गई थी। रात को मेरे साथ एक नौकरानी मेरे कमरे में सोने लगी थी। वह ज़मीन पर अपना बिस्तर बिछाकर सोया करती थी। रात को जब चिल्लाने की आवाज़ आती तो मेरी आंखें खुल जाती। मैंने महसूस किया था कि जिस वक्त चीखों की आवाज़ आती थी वह नौकरानी भी करवट बदलती रहती थी। मुझे शक होने लगा था कि शायद वह भी उन आवाज़ों को सुन सकती है। कई बार मैंने उस नौकरानी से इसके बारे में पूछा तो वह कुछ नहीं बताती और वह डर जाती थी और ना में सर हिलाने लगती थी। कहने लगती, मैंने ऐसी कोई आवाज़ नहीं सुनी। मैंने उसके डर से यह तो अंदाज़ा लगा लिया था कि बात कुछ और ही है, इसलिए उससे कहा कि मैं जानती हूँ कि वह आवाज़ तुम्हें भी सुनाई देती है। मेरी बात सुनकर वह डर से मेरे सामने रोने लगी और कहने लगी कि इस बात का जिक्र घर में किसी से भी नहीं करना, वरना बहुत बुरा होगा। उस नौकरानी की बात सुनकर मुझे उन चीखों का पता लगाने की चाहत होने लगी। आज मैंने रात को जब चीखों की आवाज़ सुनी तो यह ठान लिया कि सच्चाई क्या है इसका पता लगाकर ही रहूँगी, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे यकीन हो चुका था कि यह मामला भूत प्रेत का नहीं है। रात को चिल्लाने की आवाज़ सुनकर मैं खड़ी हो गई और दबे पांव अपने कमरे के दरवाजे के पास आई और धीरे से दरवाज़ा खोला तो चीखें आ रही थी। वहाँ से वह मुझे सुनाई देने लगी थी। जब मैं उनका पीछा करते हुए आगे बढ़ी तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि जहाँ से ये चीखें आ रही थी वह तो मेरे ससुर जी का कमरा था। मैं वापस आ गई और अपने कमरे में आकर सोच रही थी कि मेरे ससुर जी ऐसे भी हो सकते हैं। उनकी पत्नी भी जिंदा नहीं थी, ना ही उन्होंने कोई दूसरी शादी की थी। दुनिया के सामने वे कितने बड़े थे। फिर वही बात मैं सोचने लगी
मेरे दिल में उनकी बहुत इज्जत थी। उनके बारे में इस तरह से सोच भी नहीं सकती थी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं अपने बेड पर बैठकर रोने लगी कि मेरे पिता समान ससुर दूसरी औरतों के साथ। नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? गांव वाले तो बहुत इज्जत करते हैं उनकी। फिर यह सब क्या था? उनका कौन सा रूप था जो आज मैंने अपनी आंखों से देखा था? मेरी पूरी रात जागते हुए कटी थी, जो कि मैं उनके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। सुबह नाश्ते पर उसी तरह बैठे थे, लेकिन आज तो उनकी शक्ल देखने का भी मेरा दिल नहीं चाह रहा था। कैसा इंसान था! दिन में कितना अच्छा इंसान बना रहता था, और रात को यह सोचकर ही मेरा शरीर कांपने लगा था। मैं सोच चुकी थी कि अब उनका पर्दाफाश करके ही रहूँगी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मैं अपने लिए कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी करने जा रही हूँ। जब मैंने रात को चीखें सुनी तो मैं फिर उसी कमरे के बाहर चली गई और कमरे के हॉल में देखने लगी तो एक 14-15 साल की लड़की थी। उसके चेहरे से उसका दर्द साफ साफ पता चल रहा था। वह हाथ जोड़े अपनी इज्जत की भीख मांग रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन मेरे ससुर जी ने बड़ी बेदर्दी से उसका दुपट्टा उतार कर फेंक दिया था। मैं उससे ज़्यादा नहीं देख सकती थी। मैं वापस अपने कमरे में आ गई और सुबह होते ही मैंने मोहित को फ़ोन किया और कहा, तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला कि घर में भूत प्रेत का साया है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। वह आवाज़ गांव की मासूम लड़कियों की है जो तुम्हारे पापा जी की हवस का निशाना बनती हैं। मेरे मुंह में जो जो आ रहा था मैंने सब मोहित से कह दिया। मेरी बात सुनकर वह गुस्से में आ गया और कहने लगा कि अपनी जुबान को बंद रखना, जैसे घर के सभी लोग रखते हैं, वरना तुम्हें पापा जी की ताकत का अंदाज़ा नहीं है। वह तुम्हें जान से मार डालेंगे। मोहित की बात सुनकर मैं जितनी हैरान हुई उतनी कम थी। मतलब वह अपने पापा जी के बारे में यह सारी बातें पहले से ही जानता था और वह भी उनसे मिला हुआ था। किसी के साथ इतना बुरा होता देखकर मैं ऐसे चुप नहीं रह सकती थी। मुझे बस एक सबूत चाहिए था, क्योंकि यहाँ ऐसा कोई नहीं था जो मेरे ससुर जी के खिलाफ एक लफ्ज़ भी बोलता। इसलिए मैंने रात होने से पहले ही बीमारी का बहाना बनाया और अपना कमरा लॉक करके अपने कमरे में बंद हो गई। मैं जानती थी कि ससुर जी कब ऊपर जाते हैं, इसलिए मैं रात को चुपके से कमरे में छुपकर बैठ गई। कमरे को दूल्हे की तरह सजाया गया था। मैं एक कोने में किसी तरह छिपकर बैठ गई। मेरे ससुर जी आधी रात को उस कमरे में आए और सामने सोफे पर बैठ गए। शराब पीने लगे। मैंने अपने मोबाइल का कैमरा ऑन कर दिया। कुछ देर बाद एक 14-15 साल की मासूम सी लड़की उस कमरे में आई, जिसे वहाँ एक नौकर लेकर आया। वह चिल्ला रही थी, बार बार कह रही थी कि उसे उसके घर वालों के पास जाना है। नौकर उस लड़की को कमरे के अंदर छोड़कर कमरा बंद करके चला गया। मेरे ससुर जी एकदम आराम से सोफा पर बैठे उस लड़की का तमाशा देख रहे थे, जो बहुत ज़्यादा रो रही थी, दरवाज़ा पीट रही थी, अपने बचाव के लिए मदद मांग रही थी, जिसकी पुकार घर में गूंज रही थी। वहाँ के लोग इस पर बिल्कुल खामोश थे। वो लड़की उनके पास आकर हाथ जोड़ने लगी और कहने लगी, साहब मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, आपकी बेटी की उम्र की हूँ मैं, मुझ पर तरस खाओ। उसकी बातें सुनकर मेरे ससुर जी गुस्से से उठे और उसे के बाल नोचकर और उस लड़की को बड़ी ज़ोर से मारने लगे, और मैं नहीं देख पा रही थी। ना जाने कैसे मैंने खुद को काबू में किया। वहाँ खड़ी यह सब कुछ मैं देख रही थी और वो लड़की रो रो कर अपनी इज्जत की भीख मांग रही थी।
मेरे ससुर ने उस लड़की को पकड़ा और बिस्तर पर गिरा दिया तो मेरी भी डर के कारण चीख निकल गई। वो तुरंत वहाँ से पीछे हट गया। उसे पता चल गया था कि कमरे में उस लड़की के अलावा कोई और भी है। मैं अब संभल चुकी थी और पूरी तरह से सावधान हो गई थी। मेरे ससुर जी ने जैसे ही नौकर को इस बात के बारे में बताने के लिए दरवाज़ा खोला और उसको बुलाने दूसरे कमरे तक गए, मैं पीछे से बाहर निकल कर आ गई, लेकिन अपने कमरे के बजाय घर के पीछे चली गई थी और पेड़ों में छुप गई। जैसे तैसे करके सीढ़ी के सहारे दीवार के ऊपर से घर से बाहर निकल गई। दूसरी तरफ देखा तो एक घना जंगल था। मैं नहीं जानती थी कि आगे क्या होने वाला है और ना ही मुझे वहाँ का रास्ता पता था। मैं जंगल पार करने के लिए लगातार चले जा रही थी। सुबह तक चलती रही। जैसे ही हल्की हल्की रोशनी हुई, सड़क पर पहुंच चुकी थी। उसी वक्त एक बस शहर जाने के लिए वहां से गुजर रही थी। मैं उस बस में बैठ गई और पूरे रास्ते मैंने घूंघट में अपना मुंह छुपाए रखा और अपने घर पहुंचते ही मैंने अपने घर वालों को सारी बात बताई और फिर घर वालों की मदद से पुलिस स्टेशन गए। वहां पर जाकर वह वीडियो दिखाए और उनके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई। मुझे खुशी हुई कि मेरी वजह से उस गांव के इस घिनौने खेल का किस्सा ख़त्म हुआ था और मेरे ससुर के साथ मेरा पति भी पकड़ा गया था। गांव की लड़कियों के साथ गलत करके उसे दूसरे देश में भेजते थे और कुछ को मार भी देते थे और मेरे पति भी वहीं काम करते थे। वो लड़कियां लेकर आते थे और बेचते थे, इसलिए वह मुझे अपने साथ नहीं लेकर गए थे। मैंने अब मोहित से तलाक ले लिया था क्योंकि मैं ऐसे इंसान के साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकती थी जो ऐसे घिनौने काम करता हो। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।